बायोलॉजी का सेल चैप्टर देखेंगे जो कॉम्पिटिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ऑन द चैप्टर सेल। सो बेसिकली बायोलॉजी के जो फादर है उनका नाम है अरस्तु। बायोलॉजी के फादर का नाम है अरस्तु। जू उसके बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती है, एक होता है जूलॉजी एंड अनदर वन इज बॉटनी। जूलॉजी इज बेसिकली फॉर जो जंतु जो मोशन करते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, वो मूविंग हैं तो उनके लिए हम जूलॉजी पढ़ते हैं। और बॉटनी उनके लिए पढ़ते हैं लोकोमोशन, मतलब वो जीव या वो जीव जो अपनी जगह से नहीं आगे मूव करते, वो उसी जगह पे रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज डन इन बॉटनी and in zoology the study of animals is done in zoology. Now the another one is cell. सेल को हिंदी में कोशिका भी बोलते हैं। सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सेल को मतलब फर्स्ट बार जो डेड सेल था उसको देखा था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने देखा था, पर वो जो सेल था वो लिविंग नहीं था, वो डेड था। और लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम देखने वाला था एंटोनी वॉन लेवेनहुक। लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम देखने वाला था एंटोनी वैन लेवेनहुक। थ्योरी ऑफ सेल दी थी स्क्लेडन एंड श्वान ने। स्केलिडिन एंड श्वान ने दिया था थ्योरी ऑफ सेल। स्केलिडिन एंड श्वान ने दिया था थ्योरी ऑफ सेल। जो लार्जेस्ट सेल हमें मिलता है वो होता है ऑस्ट्रिच एग, और स्मॉलेस्ट सेल मिलता है माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग एंड द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। इन ह्यूमन बीइंग लार्जेस्ट सेल इज ओवम एंड द स्मॉलेस्ट सेल इज स्पर्म। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो लार्जेस्ट सेल होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवम, और स्मॉलेस्ट सेल होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्पर्म। लार्जेस्ट सेल जो ह्यूमन बॉडी में है, means it is longest, not largest actually. This is the longest cell. लॉन्गेस्ट सेल जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो है न्यूरॉन, जो प्रेजेंट होता है ब्रेन में। वो है न्यूरॉन दैट इज प्रेजेंट इन ब्रेन। न्यूरॉन दैट इज प्रेजेंट इन ब्रेन। नाउ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब है रिकंस्ट्रक्शन, वापस से सेल का डिवीजन होना। तो सबसे फास्ट सेल डिवीजन लीवर में होता है और सबसे स्मॉल सेल डिवीजन ब्रेन में होता है। इसीलिए कभी भी ब्रेन में अगर चोट लग जाती है तो इतनी आसानी से सही नहीं होती, डायरेक्ट वो इंजरी बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। अगर अपने ब्रेन में कोई इंजरी लगती है वो इतनी जल्दी सही नहीं हो सकती, क्योंकि अपने ब्रेन में सेल डिवीजन ना के बराबर होता है, ब्रेन में सेल डिवीजन नहीं होता। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी होती है या फिर फॉस्फोलिपिड से। सो बेसिकली जो मेम्ब्रेन बना होता है सेल का वो बेसिकली प्रोटीन से ही बना होता है। और हमारी सेल की मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, यानी कि कुछ चीज़ें तो अलाउ करती हैं जो बॉडी में आना चाहिए और कुछ चीज़ों को आने के लिए अलाउ नहीं करती है। और सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में भी प्रेजेंट होती है और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है। बेसिकली एनिमल्स और प्लांट में क्या डिफरेंस होता है कि सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में होती है, एनिमल और प्लांट्स में, लेकिन प्लांट्स में एक और लेयर बनी होती है सेल मेम्ब्रेन के आउटर, जिसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में बनी रहती है और वो सेल वॉल बनी रहती है सेल्यूलोज की। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और इसके अंदर की तरफ जैसे एक हमारे पास सेल है तो बेसिकली बीच में न्यूक्लियस और एक वाटरी सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। वाटरी सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। इस साइटोप्लाज्म में 85% ऑफ वाटर रहता है। इस साइटोप्लाज्म में 85% वाटर रहता है। और इस साइटोप्लाज्म जो नेम था वो पुरकिंजे ने दिया था। साइटोप्लाज्म नेम पुरकिंजे ने दिया था। सबसे पहले जो साइटोप्लाज्म का नेम था वो पुरकिंजे ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अल्बर्ट वॉन कैलिकर ने डिस्कवर किया था। माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्कवर्ड बाय अल्बर्ट वॉन कैलिकर, और इसे पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली डीएनए में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन डीएनए। ये जो सामने स्ट्रक्चर दे रखा है हमने एक सर्कल जैसा, तो ये डीएनए का ही स्ट्रक्चर है या माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, जिसमें जो लाइंस है, ये जो लाइन है ये वाली, ये है डी दैट शोज द डीएनए। और बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया क्या फॉलो करता है, कर्ब्स साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया फॉलोज कर्ब साइकिल। इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इसी कर्ब साइकिल को हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। बेसिकली सिट्रिक एसिड साइकिल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है एटीपी, एड्रीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे कर्ब साइकिल से हमें 38 एटीपी मिलता है, और 38 एटीपी यूज होता है एक ग्लूकोज बनाने के लिए, जो 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने देखा कि बायोलॉजी का जो फादर थे वो अरस्तु थे। बायोलॉजी की दो ब्रांचेस होती है, जूलॉजी और बॉटनी। बेसिकली जूलॉजी उनके लिए काम करती है जो भी है वो इधर से मीन्स
जो भी जंतु है वो इधर या मतलब मूवमेंट शो कर सके, कोई भी एनिमल्स हैं वो मूवमेंट शो कर सके, तो उनकी स्टडी को जूलॉजी कहते हैं और प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स लोकोमोशन करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। फिर हमने देखा सेल, सेल स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। डेड सेल को देखा था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, और लिविंग सेल को देखा था एंटोनी वैन लेवेंहुक ने। थ्योरी ऑफ सेल दिया था स्केलिडिन एंड शोवान ने। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच होता है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होता है। ह्यूमन में लार्जेस्ट सेल ओवम है और स्मॉलेस्ट सेल विल बी स्पर्म एंड लॉन्गेस्ट सेल इज न्यूरॉन। सेल डिवीजन जो सबसे ज्यादा फास्ट होता है वो हमारे लीवर में होता है, सबसे स्लो सेल डिवीजन हमारे ब्रेन में होता है, इसलिए ब्रेन में कोई चोट लगती है वो सही नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन से बनी होती है या फॉस्फोलिपिड से। बेसिकली हमारे बॉडी में जितनी भी चीजें हैं वो सब प्रोटीन से बनी हुई हैं। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स और एनिमल्स का जो सेल है उनमें डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स के में सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था एल्बर्ट वॉन कैलिकर ने। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है। कब साइकिल ये फॉलो करता है जहाँ पे 38 एटीपी ऑफ एनर्जी मिलती है, और ये 38 एटीपी एनर्जी एक ग्लूकोज को बनाने में काम करती है, जो हमें लगभग 4.2 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती है। फिर अब बेसिकली हमारे सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। एक सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन में न्यूक्लियस भी होता है, और फिर उसके अंदर एक सेल ऑर्गेनेलीज होता है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज। तो ये एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में क्या होगा, हमारे पास गोल्जी बॉडीज होंगी। क्या होंगी? गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज इज गिवन बाय द नेम कैमिलियो गोल्जे। जो साइंटिस्ट था कैमिलियो गोल्जे, इसके नाम पे गोल्जी नेम रखा था गोल्जी बॉडीज का। गोल्जी बॉडीज बेसिकली प्रोसेस और पैकेजिंग में काम करता है, प्रोटीन्स और लिपिड्स के, इनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन और लिपिड्स मॉलिक्यूल्स के पैकेजिंग इन सब में। फिर आता है वैक्यूल। वैक्यूल का वर्क होता है स्टोरेज। ये सेकंड सेल ऑर्गेनेली है जिसका काम होता है स्टोरेज, इंजेक्शंस, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड एक्सप्लोजन ऑफ एक्सेस वाटर। ये वाटर को एब्जॉर्व करने भी काम होता है। प्लांट वैक्यूल्स, अगर कोई पूछे कि प्लांट वैक्यूल्स और एनिमल वैक्यूल्स में बड़ा कौन है, तो प्लांट वैक्यूल ज्यादा बड़ा होता है, तभी तो प्लांट में हम एक बार वाटर डालते हैं तो बहुत टाइम तक चलता है, जबकि ह्यूमंस को रेगुलर वाटर कंज्यूम करना पड़ता है। इसीलिए क्योंकि हमारे हमारे पास जो वैक्यूल है वो छोटा होता है। बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनको सालों में भी बारिश नहीं होती तो उनको पानी नहीं मिलता, क्योंकि उनका वैक्यूल बहुत ज्यादा लार्ज होता है, वो एक साथ बहुत ज्यादा वाटर को स्टोर कर सकते हैं। तो इसीलिए प्लांट में जो वैक्यूल होता है उसकी साइज लार्ज होती है। नाउ अनदर सेल ऑर्गेनेलिज इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मेन काम होता है डिवीजन ऑफ सेल। सेंट्रोसोम का मेन काम होता है डिवीजन ऑफ सेल। तो सेंट्रोसोम बेसिकली सबसे ज्यादा हमारे लिवर में पाया जाता है और सबसे कम हमारे ब्रेन में पाया जाता है। इसीलिए कभी भी देखेंगे कि हमारे हाथ में कोई कट लग जाता है तो एकदम से वो कट सही हो जाता है, क्योंकि उस जगह पे हमारे पास सेल डिवीजन हो रहा होता है और सेल डिवीजन से हमको वापस अपनी स्किन मिल जाती है। सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहाँ कहाँ हम देख सकते हैं, जैसे लिजर्ड की टेल होती है, अगर उसकी टेल कट जाती है तो वापस से सेल डिवीजन की मदद से वो टेल न्यू ग्रो हो जाती है। तो सबसे ज्यादा हमारे ह्यूमन बॉडी में सेंट्रोसोम हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है और सबसे कम सेंट्रोसोम हमारे ब्रेन में होता है। नाउ द अनदर वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ईआर से भी डिनोट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन फोल्डिंग्स के लिए भी नेसेसरी है। बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा नाम है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली स्मूथ मेम्ब्रेन्स होती हैं और इसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होती हैं और इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट राइबोसोम। राइबोसोम इज यूज इन द प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं, सबसे मैक्सिमम जो चीजें हैं बॉडी की वो सब प्रोटीन से बनी हुई है, तो राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। और इसका दूसरा नाम प्रोटीन फैक्ट्री भी है। राइबोसोम्स दो टाइप के होते हैं, एक 70S और एक 80S। हमारे अंदर 80S यूकैरियोट्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिफाइंड होते हैं, जैसे हमारे पास प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया, इन सब में बहुत सारी चीजें, इन सब में सेल ऑर्गेनेलीज है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, गोल्जी अपैरेटस है, वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सब है। तो इतना सारा जो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है वो किन में होता है? यूकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स यानी कि जैसे एनिमल्स, प्लांट सेल्स, ये सब। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जो फुली डेवलप नहीं होते, जैसे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक वायरसेस, वो
चीजें जो हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, वो बैक्टीरिया, वो फंगाई जिन्हें नेक्ड आइज से नहीं देखा जाता, जिनके सेल कंप्लीटली डेवलप नहीं होते, सब आधा आधा बना होता है, उनमें कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं होता। किसी के पास सिर्फ न्यूक्लियस, सिर्फ थोड़ा सा साइटोप्लाज्मा और कुछ एक दो ही सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं जो वो भी फुली डेवलप नहीं रहते, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोट, क्योंकि उनको इतनी चीजों की जरूरत नहीं होती। तो प्रोकैरियोट में बेसिकली जो राइजोसोम है वो 70s वाला पाया जाता है और यूकैरियोटिक का राइजोसोम 80s वाला हमें मिलता है। नाउ द अनदर सेल ऑर्गेनेल इज लाइसोसोम। लाइसोसोम इज लाइसोसोमिक एसिड होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोमिक एसिड होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। जब भी कोई सेल ऑर्गेनेलिस खराब हो जाए या वो खत्म हो जाए, वो डेड हो जाए, तो उसको हमारे अंदर के सेल की सफाई करने का काम करता है लाइसोसोम। इसको सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। ये अपने आप जाके बर्स्ट हो जाता है। कोई भी सेल ऑर्गेनेली खराब हो जाए, जैसे अपना माइटोकॉन्ड्रिया वर्क ना करे या कोई वैक्यूल, कोई डेड वैक्यूल आ जाए, तो उस डेड वैक्यूल को वो बर्स्ट आउट कर देता है। वो उसके पास जाके बर्स्ट हो जाता है, खुद भी खत्म हो जाता है और उस डेड सेल को भी खत्म करने का काम करता है। तो ये बेसिकली क्लीनिंग का काम करता है एक सेल के अंदर, जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। 8 न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल हाउस ऑफ सेल। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। हमारे यहाँ पे ये सबसे बड़ा अंग है ये एक सेल का, जो एक सेल में सबसे बड़ा जो है सेल ऑर्गेनेली, वो न्यूक्लियस ही है। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। प्लांट्स हैव टू एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन। जो प्लांट्स होते हैं उनमें दो एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन होती है। कौन कौन से? एक तो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके आउटर में एक सेल वॉल होती है जो मेड अप ऑफ होती है सेल्यूलोज की। उसके आगे एक आउटर सेल वॉल होती है जो मेड अप ऑफ होती है सेल्यूलोज की। तो बेसिकली प्लांट में दो एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेल रहती है। एक तो सेल वॉल रहता है और दूसरा इज प्लास्टिड्स, जो एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। तो प्लास्टिड्स जो प्लांट में प्रेजेंट होती है वो बेसिकली तीन टाइप की होती है। एक होती है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। प्लास्टिक थ्री टाइप्स की होती है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज यूज टू मेक द फूड, दैट इज वो जो प्रोसेस होता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का, जहाँ से फूड बनता है, ये कंट्रोल कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स के लीव्स में जो ग्रीन कलर का जो है, जो फोटोसिंथेसिस में काम करता है, प्लांट्स की लीव्स में प्रेजेंट होता है, उसका स्टेम में प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। और फिर आएगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट इज यूज टू स्टोर द फूड। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ग्रीन कलर का होता है, जहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट कलर का होता है। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है फूड को स्टोर करना। अनदर वन इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर देता है। जैसे प्लांट्स में अलग अलग पार्ट का अलग अलग कलर आपको देखने को मिलता है। कोई ब्राउन कलर की लीव्स होती है, कोई ग्रीन होती है, तो वो सारे जो कलर प्रोवाइड करता है किसी को भी, उसका नाम है क्रोमोप्लास्ट। जैसे स्टेम का कलर अलग है, लीव्स का कलर अलग है, तो बेसिकली वो डिटरमाइन करेगा क्लोरोप्लास्ट। जैसे आपने देखा होगा येलो फ्रूट, कहीं रेड, किसी पे रेड फ्रूट लगते हैं, किसी पे व्हाइट फ्लावर्स लगते हैं, किसी पे पिंक फ्लावर्स लगते हैं, तो वो सारा काम कौन करता है? वो सारा कलर देता है क्लोरोप्लास्ट। नाउ सेल। सेल बेसिकली एक एनिमल, हमने देखा था एनिमल और प्लांट सेल। अगर हमें डिफरेंशिएट करना पड़े एक एनिमल और प्लांट सेल में, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बेसिकली सबसे पहला आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज यानी कि जो सेल वॉल बना है वो सेल्यूलोज से बना हुआ है। तो प्लांट्स में तो प्रेजेंट है सेल्यूलोज, लेकिन एनिमल में नहीं प्रेजेंट है। अनदर डिफरेंस इज प्लांट्स में प्लास्टिड प्रेजेंट होती है सेल ऑर्गेनेलिज, लेकिन एनिमल्स में प्लास्टिड्स नहीं होती है। राइबोसोम से भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एनिमल में जो राइबोसोम तो दोनों में 80s होता है, क्योंकि दोनों कैसे? यूकैरियोट। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल बोथ आर यूकैरियोट। लेकिन हमें अगर यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस करना पड़ेगा, तब हम बता सकते हैं कि यूकैरियोट में जो राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक में राइबोसोम्स 80s होते हैं, प्रोकैरियोट में 70s होते हैं। और प्रोकैरियोट में सब हाफ हाफ होता है, कुछ कंप्लीटली वेल डेवलप नहीं बना होता। नाउ अभी हम प्लांट की बात करेंगे। तो प्लांट के जो बेसिकली सेल का स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वायर होता है। प्लांट में सेल का स्ट्रक्चर स्क्वायर होता है, जबकि एनिमल में सेल का स्ट्रक्चर सर्कुलर होता है। एनिमल में सेल का स्ट्रक्चर सर्कल होता है। और जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, वो अपने नेक्ड आइज से हम नहीं देख सकते। और राइबोसोम्स जो इनमें प्रेजेंट होते हैं वो 70s। तो बेसिकली एक प्रोकैरियोट में हमें क्या क्या मिलेगा? एक माइटोकॉन्ड्रिया हमें मिल जाएगा, न्यूक्लियस मिल जाएगा और राइबोसोम मिल जाएगा। बाकी चीजें कुछ फुली डेवलप नहीं रहती, तो हमको यही तीन चीजें मिलती है एक सेल के अंदर।
अब नेक्स्ट थिंग इज क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम, क्रोमोजोम बेसिकली हमारे पास 46 क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट जो पेयर्स में होते हैं, तो टोटल 23 पेयर्स बने रहते हैं क्रोमोजोम्स के। अगर डायग्राम में आप देखोगे तो क्रोमोजोम का डायग्राम ये रहा, मतलब कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है क्रोमोजोम की, और अगर ये स्ट्रक्चर में कुछ ये लगे होते हैं, ठीक है, इसी को कहते हैं हम डीएनए। जब हम क्रोमोसोम्स को और जूम आउट करके देखते हैं तो हमें दिखता है डीएनए। फिर इस डीएनए को और अपन इलोंगेट करें तो कुछ हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम कहते हैं जीन। जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ह्यूमन बींग, कि कैसा ह्यूमन बींग होगा, उसका नाक कैसा होगा, या उसके बॉडी पार्ट्स कैसे होंगे, वो किस तरीके से दिखेगा, ये सब देखने ये सब प्रेजेंट हो, ये सब इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जीन के अंदर। क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स हमारे पास 46 होते हैं जो 23 पेयर्स में होते हैं। क्रोमोसोम्स को अगर ब्रेक करेंगे तो हमें डीएनए मिलेगा, और डीएनए को अगर फर्दर हम स्ट्रेच आउट करेंगे तो हमें जीन मिलेगा। जीन इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द क्वालिटी, जैसे पेरेंट्स से अगर बेबी में ट्रांसफर हो रहा है डीएनए का, या जीन्स जिस तरीके से बनती है वैसा ही अपीयरेंस होता है, वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक या वैसी ही क्वालिटीज उस बेबी में ट्रांसफर होती है। डीएनए बेसिकली डबल हेलिक्स होता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड इसका नाम इसलिए गया था क्योंकि डीएनए हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको इस नाम से कहते हैं। और सबसे पहले जो डीएनए का स्ट्रक्चर था वो देखा था चार्ल्स बर्ग ने। सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था चार्ल्स बर्ग ने, और इसको डिजाइन किया था वॉटसन एंड क्रिक ने, और इसे डिजाइन किया था वॉटसन एंड क्रिक ने। डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। 4 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। इट इज ऑफ 4 टाइप्स, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ए टी के बीच में डबल बॉन्ड, और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। उसके बाद हमारे पास आता है डीएनए के बाद आरएनए। अगर हम इस डीएनए को हॉरिजॉन्टली कट आउट कर दें, अगर हम इस डीएनए को हॉरिजॉन्टल कट आउट कर दे तो हमको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम कहेंगे आरएनए। सो बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे मिला है, जब डीएनए को हमने हॉरिजॉन्टली कट कर दिया तो हम मिल गया यहाँ पे आरएनए का स्ट्रक्चर। जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स होता है, और आरएनए हमारे पास होता है सिंगल हेलिक्स। तो डीएनए में क्या था, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, और आरएनए में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। सो डिफरेंस क्या आया है कि डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में होता है यूरेसिल। थाइमिन की जगह आरएनए में यूएसएल होता है। तो अगर कोई बोले कि क्या डीएनए और आरएनए को हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हाँ, हम इंटर कन्वर्शन कर सकते हैं डीएनए और आरएनए का। हमको सिर्फ अगर हम डीएनए में से थाइमिन को हटाकर यूरेसिल कर दे तो डीएनए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आरएनए। ऐसे ही अगर हम आरएनए में यूरेसिल को हटा के थाइमिन जोड़ दे तो हमें डीएनए मिल जाएगा। सो बेसिकली डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। और वापस आरएनए से डीएनए बनाने को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए को बनाने के प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन, अगर हमने आरएनए से प्रोटीन बना दिया तो वापस से हम इस प्रोसेस को रिवर्स आउट नहीं कर सकते, और इसको कहेंगे ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। वापस से डीएनए बनाने को कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनाने को रेप्लिकेशन कहते हैं, आरएनए से आरएनए बनाने को रेप्लिकेशन कहते हैं। और माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगई, वायरसेस, जिसको हम हमारी नेक डाइट से नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में आरएनए प्रेजेंट होता है, क्योंकि आरएनए सिंगल हेलिक्स है। और क्योंकि हम जानते हैं कि वो फुली डेवलप नहीं रहते माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, तो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में आरएनए प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें कि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस कोरोना वायरस में क्या प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है। और हमने देखा है कि आरएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। इसीलिए वो जो वायरस है वो अलग अलग फॉर्म में बार बार रेप्लिकेट होके बार बार आ रहा है। सो बेसिकली डीएनए इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एंड आरएनए इज मोर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है।
अब बेसिकली आरएनए में हम और 3 टाइप्स देखेंगे, जिसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोम आरएनए। मैसेंजर आरएनए वो अमीनो एसिड्स के प्रोडक्शन में बहुत काम आता है, नेसेसरी फॉर अमीनो एसिड्स। किस काम आएगा? मैसेंजर आरएनए। एंड सेकंड इज ट्रांसफर आरएनए इज की मैसेज ट्रांसफर करेगा फ्रॉम एमआरएनए टू आरआरएनए। आरआरएनए है राइबोसोम, जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ पे 10 + 10 अमीनो एसिड्स के पेयर्स होते हैं, यानी कि 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स या 20 एसेंशियल प्रोटीन होते हैं। हमारी बॉडी को 20 एसेंशियल प्रोटीन चाहिए होते हैं, जिसमें 10 जो एसेंशियल प्रोटीन्स हैं वो तो डायरेक्टली कहाँ बनते हैं? 10 एसेंशियल प्रोटीन्स डायरेक्टली हमारा बॉडी में ही बन जाता है बाय राइबोसोम 10 एसेंशियल एसिड्स को बना लेता है, और बाकी जो एसेंशियल एसिड्स है वो जो हम डाइट लेते हैं, जो फूड लेते हैं, वहाँ से हमको मिलता है। लेकिन हम जो फूड लेते हैं उसमें कंप्लीटली एसेंशियल प्रोटीन्स तो नहीं आएंगे, कुछ वो भी प्रोटीन्स आएंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है, नॉन एसेंशियल। तो जितने एसेंशियल प्रोटीन है वही चीज़ें एब्जॉर्ब करी जाती है बाय एमआरएनए, दैट इज नोन एज मैसेंजर आरएनए। सो मैसेंजर आरएनए वो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स एब्जॉर्ब कर लेता है जो हमारे बॉडी को नीड होते हैं। फिर जो ये एक्स्ट्रा प्रोटीन एब्जॉर्ब करता है एमआरएनए, वही प्रोटीन एमआरएनए से आरआरएनए में ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ टीआरएनए। ठीक है। इन ह्यूमन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरिड बाय डीएनए। इन ह्यूमंस में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए कैरिड आउट करता है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज कैरिड आउट बाय आरएनए। अब हम देखेंगे सेल डिवीजन का मतलब है सेल का डिवाइड होना, सेल को बढ़ना। ठीक है। 3 टाइप के होंगे, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। सो बेसिकली ये माइटोसिस और मियोसिस प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स एंड एमाइटोसिस इन प्रोकैरियोट्स। माइटोसिस एंड मियोसिस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। सो माइटोसिस जो है वो प्रोकैरियोट्स में हमें देखा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। मतलब प्रोकैरियोट्स में जो सेल डिवीजन होता है वो एमाइटोसिस से होता है, और ये सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट में होता ही क्या है, सिर्फ न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस रहने के बाद सिर्फ 1-2 सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे, वो भी फुली डेवलप नहीं रहेंगे, कुछ डेवलपमेंट ही नहीं होगा। तो इसीलिए वहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है इन प्रोकैरियोट्स विच इज नोन एज एमाइटोसिस। और माइटोसिस जो प्रोसेस होता है वो 99% माइटोसिस होता है यूकैरियोट्स में, और मियोसिस 1% मियोसिस हमें होता है। माइटोसिस का मतलब है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स प्रेजेंट, और माइटोसिस के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं, जो सेल रेप्लिकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, उन्हें कहते हैं सोमैटिक सेल। उन रेप्लिकेटिव सेल्स को हम कहते हैं सोमैटिक सेल। और मियोसिस के अंदर जो सेल प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। तो 1% हमारे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल होता है, और 99% हमारे पास सोमैटिक सेल्स होता है। अब मेल क्रोमोसोम हमारे क्रोमोसोम्स टोटल हमारे पास 46 होते हैं, और 23 का पेयर होता है। ठीक है। और फीमेल में भी 46 होगा और मेल में भी 46 होगा। तो यहाँ की कैरेक्टरिस्टिक जो ट्रांसफर होते हैं बेबी के अंदर, वो कैसे होता है? 23 मेल से 23 फीमेल से, तो टोटल बेबी में भी 46 हमारे पास क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो मीन्स हाफ हाफ जा रहा है ना। जैसे अगर एक मेल के अंदर जो माइटोसिस होता है उसका मतलब ये है कि अगर अगर कोई कट लगा हाथों में और 50 सेल डेड हो गए, तो वापस से सेल डिवीजन के प्रोसेस से वो सोमैटिक सेल 50 ही ग्रो होंगे। सोमैटिक सेल इक्वली नंबर्स होते हैं। अगर कहीं पे 50 सेल डेड हो गए तो जितना सेल है उतना ही सेल आगे जाएंगे। मीन्स अगर 50 सेल डेड हुए तो 50 सेल ही वापस से न्यू बनेंगे। तो जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, या जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिप्रोडक्शन की जो जाती है बेबी के अंदर, जो जीन्स जाते हैं, उन जीन्स में क्या होता है? मियोसिस प्रोसेस होता है। जीन्स में मियोसिस प्रोसेस होता है, जहाँ पे हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ मेल एंड हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ फीमेल कंबाइन होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक बेबी में ट्रांसफर होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मेल क्रोमोसोम्स होते हैं XY और फीमेल क्रोमोसोम्स होते हैं XX, है ना। मेल क्रोमोसोम होते हैं XY और फीमेल होते हैं XX। अगर अगर हमारे पास हमें XX मिलता है तो गर्ल चाइल्ड होती है, और हमें XY मिलेगा तो मेल चाइल्ड। इसको आगे देखेंगे अच्छे से। जैसे कि मेल में हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, और जो प्रोसेस यहाँ पे कैरिड आउट हो रहा है वो हो रहा है मियोसिस। ठीक है। क्योंकि माइटोसिस में तो इक्वल नंबर होते हैं। अगर माइटोसिस प्रोसेस होता तो मेल के 46 लेते, फीमेल के 46 लेते, और बेबी में डबल चीजें हो जाती, मीन्स 2 आंखों की जगह 4 आंखें बन रही होती। पर ऐसा नहीं होता ना, सबके अंदर सेम चीजें होती हैं। तो देखो, मेल के अंदर 46 होते हैं, जिसमें 44 + 2 होते हैं। 2 को हम ऑटोसोम्स कहते हैं, यानी कि दैट इज सेक्स हार्मोन ऑटोसोम्स, एंड 44 इज
ऑलोसोम्स, 44 इज ऑलोसोम्स, ठीक है। जो ऑटोसोम होते हैं वो मेल के अंदर XY होते हैं और फीमेल के अंदर ये XX होते हैं। अगर ये यहाँ से ऑलोसोम्स मेल से 22 लिया जाता है, फीमेल से 22, सो टोटल इट विल बी 44। और यहाँ से अगर मेल से यहाँ पे अगर X आए और फीमेल से X आए तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक गर्ल चाइल्ड मिलेगी। अगर मेल से Y आता है और फीमेल से X तो हमें बॉय चाइल्ड मिलेगी। तो इसीलिए द सेक्स ऑफ अ बेबी इज डिटरमाइंड बाय मेल नॉट फीमेल, ठीक है। जन्म के टाइम जब किसी भी इंसान का बर्थ होता है, जब किसी भी बेबी का बर्थ होता है, उस टाइम पे जो प्रोसेस काम में आता है वो होता है मियोसिस। बर्थ के टाइम जो प्रोसेस काम आता है सेल डिवीजन का, उसका नाम है मियोसिस। फिर एक चीज हम पढ़ेंगे सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब है क्रोमोसोम्स में कोई चेंज हो जाना। मतलब हमें पता है कि हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स आने हैं, XX रहेगा तो गर्ल और YX रहेगा तो बॉय। लेकिन बर्थ के टाइम पे अगर क्रोमोसोम्स में कोई चेंज दिखता है उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम के 4 टाइप होते हैं। एक का नाम है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का मतलब है फीमेल बोर्न विद 1 क्रोमोसोम। इसका मतलब है जो टोटल 46 होता है फीमेल के अंदर, है ना, 46 होता है, जहाँ पे 2 होते हैं XX। ये XX की जगह जो 2 XX है उसकी जगह सिर्फ एक ही X की वजह से अगर बन जाए, ओनली 1 X अगर हमारे पास रहे, सिर्फ कितना एक्स रहे, जैसे एक्स एक्स से फीमेल बन रहा है पर अब जो फीमेल बनी है वो सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम से ही उसका बर्थ हुआ है, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम। इसी को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, यानी कि फीमेल बॉर्न विथ ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम से, यानी कि टोटल उसके पास कितने क्रोमोसोम हो गए, 45 क्रोमोसोम। इस टाइप ऑफ कंडीशन में जो फीमेल का ग्रोथ होता है, उसके जो ऑर्गन्स का ग्रोथ होता है वो कंप्लीट नहीं होता, वो बहुत थिन और बहुत ज़्यादा स्लो होता है। इसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। फिर आता है क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम। क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम का मतलब है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाना। जैसे कि हमारे पास बेसिकली ये टर्नर सिंड्रोम सिर्फ फीमेल्स में देखा जाता है, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम सिर्फ मेल में पाया जाता है। इसका मतलब है कि मेल बनता है XY से, लेकिन एक एक्स्ट्रा X और आ जाए, मीन्स फीमेल मतलब डबल X और एक Y आ जाए, इस एक्स्ट्रा की वजह से हमें देखने को मिलता है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। और यही क्लीन फिल्टर सिंड्रोम रीजन होता है कि मेल्स बेबी को बर्थ नहीं दे पाते, जिनमें कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, वो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम की वजह से ही होती है। अगर किसी मेल को क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है तो वो कभी भी बेबी और रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम की वजह से ये परमानेंट होता है और इसका क्योर नहीं है। अब आएगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बोथ मेल और फीमेल में कॉज हो सकता है और डाउन सिंड्रोम में भी एक एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी 47 हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम में बेसिकली साइज में डिफरेंट आ जाता है, यानी कि कोई ऑर्गन का एकदम से बड़ा हो जाना, जैसे लिप्स, लार्जर लिप्स हो जाना, या कोई भी ह्यूमन बॉडी पार्ट एक नया हो जाना ड्यू टू एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, कोई भी एक एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट आ जाना, उसको हम कहेंगे डाउन सिंड्रोम। फिर आता है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में भी वही होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का प्रेजेंट होता है। जैसे कि कभी कभी देखा होगा कि जनरली इसमें देखा होगा कि किन्हीं बच्चों की अपर लिप्स पे कट आ जाता है, तो इट इज ड्यू टू द पटाउ सिंड्रोम। तो यहाँ पे हमने सिंड्रोम्स के टाइप देखे। सबसे पहला दिखा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जनरली फीमेल्स में ही होता है। इसकी वजह से फीमेल्स के बॉडी ऑर्गन इतनी जल्दी ग्रो नहीं करते। फिर आता है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, ये मेल्स में देखा गया है। एक्चुअली फॉर टर्नर सिंड्रोम की वजह से जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है कि फीमेल्स बर्थ नहीं दे पाती बेबी को, तो वो कंडीशंस भी ग्रो हो सकती है टर्नर सिंड्रोम की वजह से। और ऐसे ही मेल्स में कंडीशंस ग्रो हो जाती है कि वो भी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से वो भी चाइल्ड को बर्थ नहीं दे पाते। उसको कहते हैं क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो जाता है क्रोमोसोम। और डाउन सिंड्रोम भी बोथ मेल एंड फीमेल होता है। पटाउ सिंड्रोम भी फीमेल और मेल दोनों में हो सकता है।